कोविड की जो चौथी लहर है वो पाकिस्तान में दोबारा से सर उठाने लगी है और हमने देखा कि पहली लहर आई, उसके बाद दूसरी वेव आई, तीसरी और अब जो है चौथी वेव जो है आ रही है। दूसरी में फिर भी हालात जो है बेहतर रहे मगर तीसरी में काफी ज्यादा हालात खराब दिखाई दिए। मगर अब चौथी लहर जो आ रही है इसके अंदर भी कहा जा रहा है कि अवाम जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है उस वजह से भी ये कोविड जो है चौथी लहर इसकी सर उठाने लगी है। और हमने यही देखा है कि क्या हुकूमत तैयारियां कर रही है लॉकडाउन के लिए। अगर गवादर की बात करें वहां पे स्मार्ट लॉकडाउन जो है नाफिज कर दिया गया है। हुकूमत ने जब जो है डाइन इन खोली और जब हमने देखा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को खोला गया तो उसके बाद जो है ये लहर दोबारा सर उठाने लगी और कुछ टाइमिंग बाजारों की बढ़ा दी गई। उसके बाद अब ईद उल अजहा की आमद है, फिर जो मवेशी मंडियां लग चुकी हैं। हालात इस टाइम पे खराब हर जगह पे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अवाम जो है वो खुद गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर असद असलम साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। साहब क्या कहेंगे कि इस टाइम जो है कोविड की चौथी लहर जो है वो सर उठाने लगी है और 24 घंटों में कोरोना के 1737 नए केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं और जो है मस्बत आने वाली जो केसेस की शरह है वो 3.65% रिकॉर्ड कर ली गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, थर्ड वेव भी हमें बेसिकली इसलिए उसका सामना करना पड़ा कि एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हुआ। लोगों ने बिल्कुल एसओपीज पर अमल करना छोड़ दिया, ना मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना ओवर क्राउडेड प्लेसेस को विजिट करना उन्होंने अवॉइड किया। तो उसका नतीजा ये निकला कि हॉस्पिटल में थर्ड वेव के केसेस आना शुरू हुए और वो ऐसे केस थे जो क्रिटिकल केसेस थे, जो सिंपल माइल्ड या मॉडरेट भी नहीं थे। ऐसे केसेस थे जिनको आईसीयू में वेंटिलेटर पर बेड पर डालना पड़ा या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में हाई फ्लो ऑक्सीजन पर। तो बुनियादी तौर पर उसकी वजह भी एसओपी पर अमल ना करना था। और अभी चौथी वेव का जिसका हमें सख्त फिक्र है और डर भी है, उसकी वजह भी यही एसओपी पर अमल ना करना बन सकता है। डॉक्टर साहब देखिए कि अब वैक्सीनेशन भी तो लगाई जा रही है मगर वैक्सीनेशन लगने के बावजूद अगर इस तरह के हालात हैं तो मेरे ख्याल से अवाम की नेग्लिजेंस है ना इसमें। तो देखिए, वैक्सीनेशन आपको कोविड दोबारा होने से नहीं बचाती जी। वैक्सीनेशन सिर्फ आपको एक क्रिटिकल स्टेज पर जाने से बचाती है। माइल्ड या मॉडरेट डिजीज आपको हो सकती है और वैक्सीनेशन के बावजूद आप कोविड में मुतासर हो सकते हैं, इन्फेक्ट हो सकते हैं और आप दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि वैक्सीनेट होने के बाद आप बिल्कुल महफूज हो गए हैं, आपके घर वाले महफूज हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब तक 75% और पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी उस वक्त हम आपको अपने सेफ जोन में कंसिडर नहीं कर सकते। और वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कोविड हो सकता है और आप दोबारा इसको फैलाने का मौजू भी बन सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो हमने देखा कि जो तीसरी वेव आई थी उसके अंदर हमने देखा कि हालात काफी खराब दिखाई दे रहे थे। ऑलमोस्ट जो है 98% जो अस्पताल जो है वो भर चुके थे। मगर साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूंगी कि अब जो चौथी वेव आ रही है उसमें क्या किसी किस्म के कोई केसेस की दोबारा से, जिस तरह इंडिया में हम हालात देख रहे हैं वहां पे कैसे हालात थे? देखिए, चौथे हमारा स्लाइट इंक्रीज नंबर हुआ है अभी बहुत रैपिडली इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली देयर इज ए इंक्रीज इन नंबर। और उस इंक्रीज को एकदम हम डिक्लाइन पर जा रहे थे, जाते जाते ये एकदम बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो इसीलिए हमें वो खतरा महसूस हो रहा है कि जिसे देखिए मैशत का पहिया चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने और एनसीओसी ने रिलैक्सेशन दी, कॉलेजेस खोल दिए, यूनिवर्सिटी खोल दिए, शादी घर खोल दिए और क्या नाम इसका बाजार खोल दिए, शॉपिंग मॉल खोल दिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हम एसओपी को वायलेट करना शुरू कर दें। अगर यही हालत दोबारा पाबंदियां लग जाएंगी, क्योंकि पहले माशरे को भी बचाना है, पाकिस्तान को भी बचाना है, उसके बाद फिर बाकी चीजें सेकेंडरी आ जाती हैं। जी असद साहब, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी वजह है कि लहरों पे लहरें आ रही हैं, एक लहर फिर दूसरी फिर तीसरी और अब चौथी जो है, और हर दफा जो है जेनेटिक जो है वो चेंज नजर आते हैं इसके अंदर? उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है एसओपी पर एकदम अमल दरामद करना छोड़ देना। जी। आप देखें तीसरी वेव क्यों आई थी? जब भी रिलैक्सेशन हुई पाबंदियों में, लोगों ने बिल्कुल एसओपी छोड़ दिए, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग, और नतीजा ये निकला, हम सब उसकी गवाह हैं कि हमें एक शदीद किस्म की, क्रिटिकल किस्म की थर्ड वेव देखनी पड़ी।
जी देखिए कि सर ये जो वेव है, ये जो कोविड है, ये हर दफा जो है अपना जेनेटिक चेंज करके आता है। अगर एक चीज का हल डॉक्टर्स निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ से, दूसरी से तीसरी तरफ से, तीसरी से चौथी तरफ से, और अब जो है आप देखें कि अब जो चौथी वेव आ रही है इसके अंदर जो है, मैंने कुछ रिसर्च कर रही थी आज, तो मैं उसके अंदर पढ़ रही थी कि कहा जा रहा है कि ये जो लोगों ने वैक्सीनेशन भी लगाई है, ये उनके ऊपर भी बुरी तरह से इफेक्टेड हो सकती है। जी बिल्कुल, देखें जो नई स्ट्रेन है वो बेसिकली म्यूटेशन की वजह से आती है। जी और जो नई स्ट्रेन है वो सख्त, उसमें काफी शिद्दत होती है। आप देखें डेंगू की पहली स्ट्रेन जो आई थी उसमें भी बेशक बहुत डेथ हुई थी, लेकिन जब दूसरी स्ट्रेन आई और उन लोगों को जो पहले डेंगू हुआ था और बाद में दूसरी स्ट्रेन से मुतासर हुए, उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। इसलिए जो नई म्यूटेशन के साथ नई स्ट्रेन आती है वो पहले से ज्यादा विरुलेंट होती है, ज्यादा अग्रेसिव होती है और ज्यादा फेटल साबित होती है। सर देखें कि जिस तरह अब हम भी यही बात कर रहे थे, जब पहले भी लॉकडाउन खोल रही थी हुकूमत पाकिस्तान, तो उस टाइम पे हम यही बात कर रहे थे कि एकदम से हुकूमत ने लॉकडाउन इस तरह खोल दिया है तो फिर ये सर उठाएंगे। अब देखेंगे ईद उल अजहा की आमद है और जो है मवेशी मंडियां लगाई जा रही हैं, वहां पे SOPs को सही से फॉलो नहीं किया जा रहा। और साथ ही साथ ये भी आपको बताऊं कि जिस तरह अभी डॉक्टर, आप भी इस चीज को ज्यादा बेहतर समझेंगे कि कॉन्गो वायरस जो है वो भी एक्टिव पाकिस्तान में रहा है, और अब ये भी वहां पे नहीं चेक किया जा रहा कि जानवरों को इसके इंजेक्शंस लगाए गए हैं कि नहीं गए। देखिए मवेशी मंडियों के लिए बकायदा SOPs और इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन इशू कर दी है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर सख्ती से अमल करा रही है। और जो अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई तो उन मवेशियों के मालकान को इजाजत नहीं दी जा रही कि वो मवेशी मंडी में अपना वो स्टॉल लगा सकें या अपनी कारोबार कर सकें। तो इसमें तो इस वक्त कोई सेकंड थॉट नहीं है, उसमें कोई गुंजाइश भी नहीं दी जा रही। जी और शहर से बाहर लगाई जा रही, शहर के अंदर की भी इजाजत नहीं है। जी सर, ताकि अगर जी अफराद या मवेशी मुतासर हों तो वो शहर के अंदर ना उस बीमारी को फैला सकें। जी सर, देखें कि आप एक डॉक्टर हैं, मैं चाहूंगी कि हमारे चैनल के तवस्सुल से, हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से आप आवाम को बताएं कि कौन सी वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि आवाम के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है। वो ये है कि कुछ बाहर जाने वाले लोग जो वो इस चीज से लेके परेशान हैं कि कोई जो है कि चाइना की वैक्सीनेशन जो है लगवा चुके हैं, कुछ लगवाने जा रहे हैं, मगर वो कहते हैं कि दूसरे ममालिक जो है उसकी वैक्सीनेशन को मान ही नहीं रहे। देखें वैक्सीनेशन पाकिस्तान में मुख्तलिफ इकसाम की मौजूद हैं। ज्यादा 3 जो वैक्सीनेशन वो ज्यादा चाइनीज है। जी मैंने खुद चाइनीज वैक्सीन लगवाई, साइनोफार्म लगवाई जी और इम्यूनिटी मेरे में डेवलप हुई। बाहर जाने वालों के लिए कुछ जो लोग हैं जो जिनको बाहर वर्क परमिट है, स्टूडेंट्स है जिनको बाहर वीजा मिला है, उन्होंने पढ़ने के लिए जाना है। देखिए बाहर कुछ ममालिक की रिक्वायरमेंट है वो या एस्ट्राजेनेका लगाएं या फाइजर लगवाएं या मॉडर्ना लगवाएं, तो उनकी सहूलत के लिए ताकि उनका नुकसान ना हो, हुकूमत ने ये वैक्सीन सिर्फ उन लोगों के लिए मुख्तस कर दी है ताकि उनमें उनको परेशानी का सामना ना पड़े। जहाँ तक चाइनीज का ताल्लुक है, देखें WHO ने रिकमेंड कर दी है कि ये जो चाइनीज वैक्सीन है वो इक्वली इफेक्टिव है, उसमें ये नहीं कि खुदा ना खास्ता कि वो इफेक्टिव नहीं है। सर देखें कि उसके बावजूद बेशक WHO ने इसको अप्रूव कर दिया, मगर उसके बावजूद जो है कुछ ममालिक ऐसे हैं जो चाइना की वैक्सीनेशन को मान ही नहीं रहे ना। हाँ बिल्कुल, हमने तो उन सबको रिक्वेस्ट की है कि आप इनको एक्सेप्ट करें, लेकिन अब उनको जो उनकी मर्जी है, लेकिन हम उनकी कंडीशन को पूरी तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि हमने जो हमारे हजरात जो बाहर जाके जॉब करते हैं, जो स्टूडेंट जिन्होंने बाहर जाके दाखिले लिए हुए हैं, ताकि वो तो मुतासर ना हो। जब तक उनका फैसला नहीं होता चाइनीज वैक्सीन के लिए, इसलिए हुकूमत ने ये फैसला किया कि इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और ये वैक्सीन उनके लिए मुख्तस कर दिया जाए। अदरवाइज जहाँ तक इम्यूनिटी डेवलप होने का ताल्लुक है वो हमारे पाकिस्तानियों में चाइनीज वैक्सीन से भी हमारे पाकिस्तानियों में उतनी ही डेवलप हो रही है जितनी दूसरी वैक्सीन के साथ। अच्छा, हमने कुछ रिसर्च की है और लंदन में जो है तीसरी डोज भी लगाई जा रही है। वो यही कहा जा रहा है कि तीसरी डोज भी लगाई जाएगी। पहले तो उन्होंने 2 डोज का कह के जो है खत्म कर दिया था मामला, मगर अब उन्होंने तीसरी डोज का ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान में भी तीसरी डोज लगाई जाएगी या सिर्फ 2 डोज के बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? अभी तक तो फैसला 2 डोजेज का ही है जी। अगर जरूरत पड़ी तो NCOC इसके मतलब फैसला करे कि तीसरी डोज लगनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो फैसला है जी। और अभी तक जो मौसर साबित हो रही है वो 2 डोजेज ही मौसर साबित हो रही है। जी
अच्छा सब देखेंगे जिस तरह हमारे हमसाए ममालिक में भी हालात बहुत ज्यादा खराब रहे हैं कोविड को लेकर, और अगर पाकिस्तान के अंदर भी इंडिया की जो कोविड था उसका एक जो है केस रिपोर्ट हुआ था, ब्लैक फंगस का भी इंकशाफ हुआ था। आपको नहीं लगता कि इस दफा आवाम को बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है अब तो? जी ब्लैक फंगस बिल्कुल, लेकिन नो डाउट कि इंडिया में बहुत ज्यादा उसके इंसिडेंट ज्यादा आया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ब्लैक फंगस के बहुत ही नेग्लिजिबल नंबर देखने में आया, तो इसलिए हमें उस अल्लाह का शुक्र है उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा जी लेकिन है बड़ी फेटल डिजीज है जी ब्लैक फंगस, जो पहले भी मौजूद है, लेकिन अगर अगर कोविड के पेशेंट में हो जाए तो वो ज्यादा फेटल साबित जी। होती है। अच्छा साहब, हम लोगों से सोशल मीडिया पे बार बार एक क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, वो ये है कि कुछ बाहर जाने वाले अफराद जो है दूसरे ममालिक में, अगर उन्होंने एक डोज जो है वो चाइना की वैक्सीनेशन लगवा ली है तो दूसरी वैक्सीनेशन वो किसी और कंट्री की लगवा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। जो वैक्सीन आपने पहले जिसकी डोज लगवाई है वो आपने उसी की दोबारा लगवानी है जी। ये हो सकता है कि 3 महीने के बाद जब एक वैक्सीन आपकी मुकम्मल डोजेज हो गई हैं जी तो 3 महीने के बाद आप दूसरी जरूर वैक्सीन ले सकते हैं। जी सर, इसका क्या कोई क्लैश आ जाता है आपस में, क्योंकि पेशेंट की तबीयत वगैरह खराब हो सकती है अगर कोई दूसरी वैक्सीनेशन लगवा लेता है तो? नहीं, उसका देखें वैक्सीन का अपना मैकेनिज्म होता है। ठीक है। बाद वैक्सीन ऐसी हैं जो डेड वायरस के होती है, बाद वैक्सीन है जिनका वायरस वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, तो मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। तो इसलिए एक ही किस्म की पहले अपना कोर्स वैक्सीनेशन का पूरा कर लें, 3 महीने के बाद अगर आप लगवाना चाहें तो दूसरी लग सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक वैक्सीन की एक डोज और दूसरी डोज उस वैक्सीन की जगह कोई दूसरी लगाएं, वो इफेक्टिव नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असद असलम साहब मौजूद है, कोरोना एडवाइजरी एक ग्रुप है, पीआरओ वाइस चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप। जिस तरह असद साहब ने बताया है, असलम साहब ने, कि कोविड जो है उसकी वैक्सीनेशन जो है वो आपको एक डोज जो है जो पहली लग रही है वही आपको दूसरी भी लगवानी होगी, क्योंकि यही ज़रूरी है। और जिस तरह हम जो है बात कर रहे हैं कोविड के हवाले से कि चौथी लहर जो है वो सर उठा रही है, ये जो वायरस है ये बहुत खतरनाक हो रहा है दिन ब दिन। ये हर दफ़ा जो है अपना जेनेटिक जो है वो चेंज करके सामने आ रहा है। पहली वेव आई उसके अंदर देखा कि एक बिल्कुल डिफरेंट था, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी, और तीसरी वेव में हमने कुछ डॉक्टर से बात की तो उन्होंने हमें ये तक बताया कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जस्ट ये कहता है कि खांसी है हल्की सी और बुखार हो रहा है, और देखते ही देखते जब हम उसका चेकअप वगैरह करते हैं तो पता चलता है इसके फेफड़े वगैरह बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। देखते ही देखते वो डॉक्टर जो पेशेंट है वो वेंटिलेटर पे जाता है और दिनों में हमारे हाथों से निकल जाता है। ये डॉक्टर्स ने अपना बयान दिया था हम लोगों को, डॉक्टर्स बड़े परेशान दिखाई दिए थे, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने लॉकडाउन खोला और साथ ही साथ आप लोगों को यही बार बार कहते आए हैं कि खुदारा आप लोग फेस मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 6 फुट का फासला रखें, आप लोग जो है शादी ब्याहों को छोड़ दें अभी, ठीक है आप लोग जा रहे हैं, अगर कोई, मैं तो यही तजवीज़ दूंगी कि सबको कि अगर शादी ब्याह बंद नहीं कर सकते आप लोग तो कोई, अगर आप लोग किसी को बुलाना चाह रहे हैं तो उस हर घर में से एक फर्द आप लोग बुला लें, तो उस तरह जो है वो शादी अपनी आप लोग अटेंड भी कर सकते हैं, अपने प्यारों को और अपने आप को आप मोहलिक वायरस से, कोविड जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। और जिस तरह लंदन में तीसरी डोज का ऐलान कर दिया गया है, ये दिन ब दिन जो है हालात ख़राब हो रहे हैं, तो खुदारा अपने आप को बचाएं। खैर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या वहाँ पे कौन जीतेगा। पीटीआई कहती है कमांड लेकर रहेंगे और हम लोग जो है मैदान मार के रहेंगे। वहीं पे कुछ बयानात जो है सामने आते हैं, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि इन्होंने किया ही क्या है आज़ाद कश्मीर में, और आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है पीपल्स पार्टी को सिर्फ सिलेक्ट करेगी, इसके अलावा किसी को सिलेक्ट नहीं करेगी। वहीं पे मरियम नवाज साहिबा भी ये बयान देती हैं, कहती हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास मुल्क चलाने को पैसे नहीं, आज़ाद कश्मीर में आकर पैसे देकर, पैसे तकसीम कर कर वोट खरीद रहे हैं, उसलिए इनके पास पैसे हैं। तो ये एक किस्म के जो बयानात सामने आ रहे हैं। फिर साथ ही साथ जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम लोग जो है पीडीएम के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोग पीडीएम को जो तजवीज़ हम लोगों ने दी थी, जिस प्लेटफॉर्म पे हम पीडीएम को लेके जाना चाह रहे थे, अवाम को जो एक जो है बताया था कि पीडीएम का ट्रैक क्या है,
जो पीडीएम के बाकी लोग हैं वो उससे उतर चुके हैं, इस वजह से हम पीडीएम के साथ नहीं चलने वाले। हमारे साथ आगे रफीउल्लाह साहब मौजूद है, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपकी वकीली। आगा साहब क्या कहेंगे जो आजाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है, अगर हुकूमत को देखे, हुकूमत कहती है हम ही मैदान मार के रहेंगे, हम पीपल्स पार्टी को या नून लीग को बिल्कुल आगे आने नहीं देंगे। आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा बोलिएगा। सर आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है अब? जी जी अब आ रही है। सर देखें कि आजाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि आजाद कश्मीर में हम लोग भारी अक्सरियत के साथ जो है वो जीतने वाले हैं, और पीटीआई कहती है कि जो हमने मुल्क में काम कर दिए हैं उसको लेकर हम आजाद कश्मीर में भी मैदान मारेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ये भूल जाए कि ये दोबारा कहीं से भी इलेक्ट हो सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह। देखें जिस तरह पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो वो सही कहते हैं, इसलिए सही कहते हैं कि आज आपने देखा होगा कि अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो मैं भेज देता हूँ, जो कश्मीर अमूर के लिए अमीन गंडापुर साहब वो पैसे देते हुए नजर आते हैं लोगों को और बोल भी रहे हैं, तो वो तो पैसों से, धांधली से तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अवाम की ताकत से ना ये आ सकते हैं, ना ये कभी आए हैं, न इससे पहले कभी अवामी ताकत से ये आए हैं। अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। जितने भी बाई इलेक्शन हुए, चाहे वो केपी में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, वो इनको अवाम ने अपना फैसला बताया है कि ये नाहल और नालायक लोग हैं, ये इस काबिल नहीं है कि हुक्मरानी करें। हाँ, सेलेक्टर की गलती है कि गलत लोग सेलेक्ट कर दिए। जी आगा साहब अब देखें कि जिस तरह हम पीडीएम की भी बात कर रहे हैं कि पीडीएम की जो तजवीज थी ये पीपल्स पार्टी ने दी थी, मगर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बड़ी खामोशी से इससे किनारा कर लिया और यही कहा गया कि जो पीडीएम का ट्रैक दिया गया था, आवाम के सामने रखा गया था, जो पीडीएम के लोग हैं ये उसके मुताबिक नहीं चल रहे, इस वजह से हमने अलहदगी जो है इख्तियार करना बेहतर समझा। जी देखें, ये बेबी जो है पीडीएम, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तजवीज हमने दी थी और उसी में इसके वजूद में ये आई थी पीडीएम। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सियासी मकासद हर पार्टी के अलग-अलग हैं, लेकिन यहाँ पर ये डी ट्रैक हो गए थे जिससे हमने पीडीएम से अलहदगी अख्तियार की। उसकी जिंदा मिसाल ये कि पीडीएम जिस ट्रैक पे हमने पीडीएम को लेके चले थे और जो जो तजावीज और जो जो ऑप्शन हमने दिए थे उस पर अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमें कामयाबियां की सीढ़ियां, हमें अल्लाह पाक ने कामयाबियां की सीढ़ियां चढ़वाते रहे। जहां पर ये डी ट्रैक हुए वहां पर माहौल खत्म हो गया। हमने कहा था कि जी हम बाई इलेक्शन में जाएंगे, हम सेनेट में जाएंगे, और उसका रिस्पॉन्स अवाम ने हमारे उस फैसले को ओके किया और उस फैसले को हमारा वो अवाम ने उसकी तायद की ताकि उसके नतीजों की शक्ल में वो अवाम ने आपको दिखाया। अब हमने कहा था कि पंजाब में हमें जाना चाहिए इनके खिलाफ आत्म एतमाद उसमें, जिसमें वहाँ मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियों ने अपना मौकफ चेंज किया, तो इसलिए हम पीडीएम से अलग इख्तियार कर दिया। जी अगर सब देखें कि जिस तरह अगर हम आवाज कम हो रही है आपकी सर, अब आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी 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 सर जी। देखें कि जिस तरह अब हम आजाद कश्मीर की अगर थोड़ी सी बात करते हैं, वहीं पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कराची की कमांड संभाल के बैठी हुई है सिंध में, तो मगर देखें कि जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लगाती है, और जिस तरह बजट भी पेश किया गया तो वजीर आला सिंध जो है उन्होंने बड़ा इतराज उठाया कि कराची को कराची का हक नहीं दिया जा रहा। वहीं पे हुकूमत कहती है कि हम कोई फंड्स जो है पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे, ये हमेशा से फंड खा जाते हैं। सर अगर इसी तरह रहा तो कराची का हक उसको कैसे दिया जाएगा, कराची की आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाएगा? देखें, ये फर्क होता है कि पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोगों में। जी। अब अगर मैं ये कहूं कि ये जो 5 साल ये हुकूमत में आए ये एक आइन के तहत आए, लेकिन तरीकाकार इनका गलत था, ये सिलेक्ट होके आए। ये किसी के बाप का खजाना नहीं है, ये किसी की बाप की गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई रियाया नहीं है इनकी, ये रियासत पाकिस्तान है। इसके अंदर एक आइन और कानून के तहत हम सब बैठे हुए और हम सब चल रहे हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों में एक कानून और के तहत 18वीं तरमीम के तहत हम चल रहे हैं। अगर मेरा ड्यू शेयर है वो आप देंगे, आप किस पे एहसान करेंगे? आप एतमाद कर रहे हैं, आप आत्म एतमाद कर रहे हैं सिंध की अवाम पर। मैं यहाँ पर सिंध के अवाम ने हमें सिंध में हुकूमत दी है, मुंतखब उन्होंने किया है। हमें तमाम तर जिम्मेदारी जो है जिस पे हम फैसले लेते हैं वो सिंध के अवाम के मैंडेट से लेते हैं जी। उसकी जिंदा मिसाल जो है वो आप इस बाई इलेक्शन में ही देख लें कि जिस किस्म के रिजल्ट आए हैं। तो ये तो
ऐसे समझते हैं कि मुगल आजम बन गए, बादशाह बन गए और ये अहकामात और बादशाह के फरमान जारी करते रहेंगे। ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ये वक्त इस कौम पर खैरियत से गुजारे, किसी ऐसी आफत का सामना ना करना पड़े जिससे मुल्क तबाही का सामना करे। जी सर, देखें कि जिस तरह पहले जो है हमने यही बात सुनी कि आप लोगों की पार्टी जो है वो यही कहती थी कि हुकूमत को घर भेजेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही जो है नारा लगाया आजाद कश्मीर में कि इमरान खान जो है उसको घर भेजेंगे, बुज़दार साहब को घर भेजेंगे, हम खुद मुल्क की कमांड संभालेंगे। मगर वहां पे अगर देखें तो नून लीग के जो है मरियम नवाज साहिबा कहती कि 5 साल कंप्लीट करें। तो बिलावल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात ये की थी कि आप लोगों ने फिर पीडीएम बनाए ही क्यों अगर आपने इनको 5 साल कंप्लीट करने देने थे। देखें, ये कंफ्यूजन नून लीग में मौजूद है। हमारी बड़ी क्लियर इसके पर स्टांस है। हमने पीडीएम जिस मकसद के लिए बनाया उस मकसद में हमने पूरा साथ दिया। हमने अपोजिशन में जितनी हमारी अदद मेंबरान की वो है मेंबर्स हैं, वो हमने बजट में आप देखें हमारे पूरे मेंबर्स मौजूद थे। हमने शर्ट मोशन तहरीक सारी चीजें, हमारा पार्लियामान के अंदर पूरा काम और बिजनेस पूरा मौजूद है। हम हर वो आईनी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फिगर है वही कर सकते हैं। हमने लीडर ऑफ अपोजिशन से कहा कि जी आपको बजट के ऊपर टफ टाइम दे रहे हैं। हमने अपने मेंबरान पूरे किए उस दिन। जी हमारे उस दिन सिर्फ 2 मेंबर नहीं आए थे जो कोविड के शिकार थे, जिनकी रिपोर्ट बड़े वो हमने खुद हमारे मेंबरान की वो हालत ऐसी थी कि जिससे मेंबरान और लोगों की जान को खतरा था, जिसको हम नहीं हाउस में लेके आए। आगे साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह आजाद कश्मीर में आप लोग बहुत ज्यादा जो है पुरुम्मीद हैं कि आप लोग जो है वहां पे मैदान मार कर रहेंगे, तो क्या आने वाले इंतखाबात में क्या पंजाब में आप लोग अपना खोया हुआ मैंडेट वापस ले आएंगे? हमने कोई मैंडेट नहीं खोया, हमारा मैंडेट चुराया गया, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हर गुजरता हुआ दिन इनकी कश्ती आपको डूबते हुई नजर आएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूरज आपको नजर आएगा होते हुए कि दुनिया देखेगी कि ये वाकई में वही पार्टी है जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का फलसफा और शहीद बीवी का मिशन लेके चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो आपको नजर आएंगे जी वजीर आजम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। आगर रफीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, एमएनए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जिस तरह कह रहे हैं कि हम लोगों ने कोई मैंडेट अपना नहीं खोया, हमारा मैंडेट जो है वो चुराया गया है। अगर देखें तो हर पार्टी यही बात कर रही है कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। तो अब जिस तरह आजाद कश्मीर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर भी बात हो रही थी, अपोजिशन बिल्कुल जो है तैयार नहीं है इस चीज के ऊपर कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होने देंगे। और जिस तरह हमारे साथ कोई प्रोग्राम में 1-2 दिन पहले जो है सरवर बारी साहब भी थे, फाफिन के सरबराह, उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर कोई वो जो है श्योरिटी नहीं देते कि ये सॉफ्टवेयर चोरी भी हो सकता है। तो बेहतर ये है कि मामला जिस तरह चल रहे हैं उनको चलाना चाहिए। खैर, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मरियम नवाज साहिबा आजाद कश्मीर में कहती हैं कि जनाब इमरान खान साहब, मुल्क चलाने को आपके पास पैसे नहीं हैं और पैसे तकसीम करने के लिए आपके पास पैसे कहां से आए? अवाम जो है आजाद कश्मीर की नहीं बिकेगी, वो आपके पैसों से आपको वोट नहीं देंगे। आप ये बिल्कुल भूल जाएं, ये साफ साफ वाजे कर दिया गया है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। हमारे साथ वहीद गुल साहब मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया वहीद साहब वक्त के लिए। वहीद साहब, क्या कहेंगे? मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी दबंग गुफ्तगू की है आज और उनका कहना है कि अवाम जो है नहीं बिकने वाली आजाद कश्मीर की, और साथ ही साथ ये भी कह दे कि मुल्क चलाने को आपके पास पैसे नहीं है और पैसे बांटने के लिए हैं आपके पास। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरियम साहिबा ने बिल्कुल सही कहा। एक तरफ तो इमरान खान साहब रोते धोते नजर आते हैं कि मुल्क का खजाना जो है वो खाली हो गया है, और दूसरी तरफ जो है वो धड़ाधड़ जो है वो जहां पर भी इलेक्शन होते हैं वहां पर ऐलान जो है वो करते हुए नजर आते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो कहते थे कि जी करप्शन की वजह से खजाना खाली हुआ है जी। तो उसके ऊपर जो आकर इन्होंने कमीशन बनाया था कि जो 10 साल या 20 साल पहले जो डेवलपमेंट हुई है तो उसके ऊपर कमीशन बनाया था। आज कौम कहती है कि उस कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ? कौम पूछती है कि आपने एक इंक्वायरी कमीशन तो अपने एटीएम के ऊपर बिठाया था और जंगीर तरीन के ऊपर भी उठाया था, आटा चीनी चोरों के ऊपर भी उठाया था, लेकिन जब उनकी रिपोर्टें मंजर आम पर आई तो
एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं देंगे। तो सबसे पहले तो आपने एनआरओ अगर किसी को दिया तो वो अपनी बहन अलीमा आफी को दिया, और अगर आपने किसी को एनआरओ दिया तो वो जहांगीर तरीन को दिया। और इसी तरह से बहुत सारे नाम है जो इस वक्त मिनिस्टर इमरान खान के दाएं और बाएं बैठे हुए हैं जी। वो तो करप्शन के संगलूत लोग हैं, क्योंकि पहली हुकूमतों के अंदर भी थे, वो आज भी है। वो चाहे खुसरो मुख्तियार साहब हो और या कोई और हो, और का नाम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की बात आपको बताता हूँ कि 15 रुपए किलो में जो है वो घी का रेट जो है वो बढ़ गया है जी। और जिसकी वजह से मैं हिसाब लगा रहा था कि एक आम आदमी के ऊपर जो है वो कई 100 रुपए का फर्क पड़ेगा। और इसी तरह से बिजली के रेट और इसी तरह से पेट्रोल महंगा होने की वजह से जी। गरीबों के भाई साहब आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगी कि वहीद साहब से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश कीजिए। नाज़रीन, यही बात है कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जिस तरह जो है आप लोग कह रहे हैं कि मुल्क चलाने को आपके पास पैसा नहीं है, खजाने खाली हो चुके हैं, तो वो जो अवाम को, आजाद कश्मीर के अवाम को आप पैसे देके खरीद रहे हैं कि आप वोट खरीद लेंगे, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप लोग वोट जो है खरीद लेंगे? क्योंकि कहते हैं कि आप लोग तो कहते हैं कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हम लोग मुल्क नहीं चला पा रहे, आप लोगों ने IMF से इतने कर्जे ले लिए। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि इमरान साहब आप सुन लें कि आपके साथ जो है बहुत बुरा होगा अगर आप इस तरह के काम नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ वो ये भी बात करते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा। कौन एनआरओ आपसे मांगता है? आप ही साफ साफ वाजे क्यों नहीं कर देते? और अगर देखा जाए तो आजाद कश्मीर के अंदर इस टाइम पे सब जो है बहुत ज्यादा मुतहरिक है। पीपल्स पार्टी अपनी जगह है, PTI अपनी जगह है, मुस्लिम लीग नून अपनी जगह है, और मरियम नवाज साहिबा ने आज नारा भी लगाया है कि इंशाल्लाह जो हमारे जो 2 कारकुन है वो जीत कर रहेंगे। वहीद साहब हमारे साथ दोबारा टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। जी वहीद साहब, आपकी आवाज कट गई थी। जी, मैं ये कह रहा था कि आज की खबर ये है कि 15 रुपए किलो जो है वो घी बढ़ गया है जी, और पेट्रोल इससे चंद दिन पहले जो है वो पेट्रोल बढ़ गया था। तो अब हालत ये है कि गरीब का जीना तो यकीनी तौर के ऊपर मुश्किल हो गया हुआ है। तो वो कौन से ऐसे दावे हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कश्मीर के अंदर इलेक्शन जीतने की बात करते हैं? बीबी मरियम साहबा ने जो जलसा किया वो जीतनी था, और अब शहबाज शरीफ साहब 13 तारीख को जलसा कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग भी लाहौर से जा रहे हैं। वहीद साहब मेरी बात सुने। वहीद देखेंगे। साहब ठीक है, आप लोग वहां पे जलसा कर रहे हैं, मगर हुकूमत कहती है कि ये जो आजाद कश्मीर में जाके जितने भी लोग बैठे हैं ऑपोजिशन के, ये सब फारिग लोगों का टोला है जो ट्रिप पर गया है। देखिए, ये तो उसके कहने की बातें हैं जी। ये जो बहुत करू लोग हैं अपनी तरफ से, इन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ? इसके मुल्क की तो चूल्हे हिला दिए इन्होंने। दूसरे लफ्जों में मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। आज जो डॉलर आप बड़े दावे करते थे कि जी हमने रोक दिया है, वो डॉलर तो आजकल 160 के करीब जो है वो फिर घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इनसे मुल्क जो है वो संभलने वाला नहीं है। ये अब सिक्योरिटी रिस्क जो है वो इस मुल्क के लिए बनते चले जा रहे हैं। इनका जाना अब ठहर गया है। इनको अपने ताई रिजाइन देके फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जो है वो यकीनी तौर पर जाना पड़ेगा। जी वहीद साहब, देखेंगे जिस तरह आजाद कश्मीर में जलसे किए जा रहे हैं, खिताब किया जा रहा है, और अब आप भी कह रहे हैं कि आपने भी जाना है, तो वहीद साहब कोविड की चौथी लहर जो है वो सर उठा रही है, तो इसके अंदर आपको नहीं लगता कि इस टाइम पे ओपोजिशन को मुल्क का साथ देना चाहिए? देखिए, अपोजिशन ने हमेशा दस्ते तामन जो है वो हमेशा बढ़ाया है हुकूमत तरफ, लेकिन हमेशा इसको कमजोरी समझा गया और कहा गया कि हम NRO नहीं देंगे। हमने बात की कि मीशत के ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी फराग दिली के साथ जो है ये ऑफर की लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, तो उसको कमजोरी समझा गया। बात ये है कि ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते खेलते सियासत के अंदर आ गए, और सियासत के अंदर भी क्रिकेट के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं, और यहाँ जो है वो 22 करोड़ आवाम है जिसके मुस्तकबिल के फैसले आपके करने होते हैं। तो इस करके बड़ा वाज़ेह फर्क है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इनकी पंजाब के अंदर जो हुकूमत है वो टोटली नाकाम होती हुई है, और दिन दहाड़े डकैतियां जो है वो आम हो गई हैं, और स्नैचिंग
वो हर गली और मोहल्ले के अंदर सोती हुई जो है वो नजर आ रही है। तो जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप जो है वो मुल्क के अंदर सरकार बुलाते हैं, और जी। इन्हीं बातों की वजह से वो हमारे ऊपर जो है वो धड़ाधड़ FIR दे देते हैं और उनके साथ इदारे भी मिल जाते जी। हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये एक जुल्म का निजाम है, और इसको अब जाना ही है इंशाअल्लाह ताला इसको। जी, बहुत शुक्रिया। वहीद गुल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। नाजरीन, यही बात है कि हर पार्टी जो है अपनी अपनी जगह पे जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रही कि आज़ाद कश्मीर में हम इलेक्शन जो है मार के रहेंगे, मैदान मारेंगे। और जिस तरह मरीम नवाज साहिबा और पीपल्स पार्टी के पास एक और बात आ गई है कि PTI जो है पैसे देकर वोट खरीद रही है। तो अब देखना यह है कि आज़ाद कश्मीर में मैदान किसका होगा। आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।